जी लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ा था और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये क्या ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपने थोड़ा सा देखना है। इसमें क्वेश्चंस अक्सर आ जाता है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछ ली जाती हैं या करंट सिनारियो के हवाले से पॉलिटिकल इकोनॉमी की डायनामिक्स पूछ ली जाती हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है और कोशिश करना है कि आजकल जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे हैं, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके साथ भी आपने इसको रिलेट करने की कोशिश करनी है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर भी किस तरीके से ये थ्योरीज अभी भी इरेलीवेंट हैं, चाहे वो आपको थोड़ी ओल्ड भी लगें तो भी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मर्केंटाइलिज्म पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रियलिस्ट व्यू क्या है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। तो रियलिस्ट व्यू, जैसे कि आप लोगों को पहले से एक आइडिया होगा ही, अब तक हो गया होगा कि आपने जितना भी पढ़ा है उसमें एक ख़ास रियलिस्ट व्यू रहता है कि आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए, अपने मुल्क के जो भी आपके मफादात हैं सिर्फ उनको देखना चाहिए। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर भी जब भी रियलिस्ट देखते हैं कि इंटरनेशनली आपको किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए या किस तरीके से एंगेज करना चाहिए दूसरे मुल्कों को, तो उसमें भी वो देखते हैं कि आपको अपने मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि किस तरीके से दूसरे का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। यानी कोऑपरेशन रियलिस्ट व्यू अगेन कहता है कि पॉसिबल है बट रेयरली, इट हैपेंस रेयरली इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड countries are not focused on working with each other and cooperating with each other, therefore they do not focus or emphasize cooperation at international level. So realist economic theory जो है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म या मर्केंटाइलिज्म के ऊपर बेस्ड है। मर्केंटाइलिज्म में आपने देखा कि आपने क्या करना है, अपने ट्रेड सरप्लस को बढ़ाना है, आपने प्रेशियस मेटल्स को जो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, वालेकुम अस्सलाम असद, तो इनको आपने जो है वो करना है, यानी उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आपने करना है, अपने मुल्क के अंदर लेके आना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एसेट्स हों, ऐसे जो टेंजिबल एसेट्स हों, तो उससे आपकी फिर जो है वो एक तरह से इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आप इंटरनेशनली आपके मुल्क के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी और दूसरे मुल्कों की रिसोर्सेज भी आपने कोशिश करनी है कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकें किसी भी तरीके से जो भी आप इसको जो भी आपको यानी जिस भी तरीका जो भी आपको मिलता हो, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है। सो मर्केंटाइलिज्म आपने पढ़ ही लिया। उसी के हवाले से जो रियलिस्ट व्यू है वो ये है कि स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक्टर है इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर। आपने लिबरल व्यू के अंदर पढ़ा कि वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल्स और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करता है कि वो ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं और एक कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का एक फिनोमेना है लिबरलिज्म के अंदर। उसके ऑपोजिट अगर आप रियलिस्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ स्टेट ही मेन एक्टर है और इसमें और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो डिपेंडेंट हैं स्टेट के ऊपर और उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ यही है कि स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उस तरीके से आप इकोनॉमी को चलाएं कि आपकी पॉलिटिकल पावर एट इंटरनेशनल लेवल ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस हो सके। सो मेन उसमें गोल जो है वो पॉलिटिकल पावर को इन्हेंस करना है। बेसिक मकसद आपका कोऑपरेशन भी नहीं है ना कंपटीशन है, दोनों तरफ से जब भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर ही आपने इस चीज़ को एंगेज करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ सफिशिएंसी आपके फ़ायदे में है तो आपको उसी को फोकस करना चाहिए, रियलिज्म ये कहता है आपको। फिर साथ में रियलिस्ट ये कहते हैं कि ये जो मार्केट्स हैं ये नेचुरल नहीं होती, ये इनका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट होता है और ये स्टेट पावर के साथ ही एग्ज़िस्ट करती हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो भी दुनिया में निज़ाम चल रहा है बस आप उसको खुला छोड़ दें और वो खुद ब खुद ही चलता रहे, ऐसा नहीं करना। आपने स्टेट को फोकस रखना है और स्टेट की पावर को इस्तेमाल करना है, इकोनॉमी को शेप करते हुए, इकोनॉमी को रन करते हुए, और आपने फुल कंट्रोल रखना है स्टेट का। आपने शायद सुना हो कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर करती है
जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है। तो एक बहुत बड़ा एतराज़ यूएस का चाइना के ऊपर ये है कि वो स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस को रन करते हैं, या फिर वो जो भी कॉर्पोरेशंस चल रही होती हैं उसके ऊपर अपना एक बड़ा कंट्रोल रखते हैं। तो हुआवे को बैन करने का एक मकसद यूएस का यही था कि वो कहते थे कि ये स्टेट के साथ एफिलिएटेड है, और स्टेट असल में इसके पीछे जो है वो चाइनीज़ स्टेट है। तो उसकी फिर रीज़न उनको क्या नज़र आई कि अगर हमने हुआवे को 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने दी अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर और एलाइज़ के अंदर, तो हमारा डाटा जो है वो फिर सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि हुआवे खुद एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। वो स्टेट रन है, या स्टेट ओन्ड है, या एटलीस्ट स्टेट का उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा क्लाउट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये जो हमारा जितना भी डाटा है ये फिर ये सेफ नहीं है। सो चाइना एक इसकी बहुत अच्छी मिसाल है आजकल के दौर में अगर आप देखें, और इसको कहा जाता है कि कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि चाइनीज एक खास उन्होंने कैपिटलिज्म को शेप दे दी है, अपनी मर्जी के उन्होंने शेप दे दिया है। सो अगेन क्या चीज़ है, सिस्टम क्या है, अनार्किकल है। तो जब सिस्टम अनार्किकल हुआ तो फिर कंपटीशन रहेगा, स्टेट्स compete करेंगी आपस में एक दूसरे के लिए, और कंपटीशन किस के चीज़ के लिए है, हर चीज़ के लिए बेसिकली कंपटीशन है। पावर के लिए ये कंपटीशन है, वेल्थ के लिए ये कंपटीशन है, और ओवरऑल ये एक ज़ीरो सम गेम है। यानी अगर आपको फ़ायदा होगा तो लाज़मी किसी न किसी का नुकसान हो रहा होगा। अगर किसी और को फ़ायदा हो रहा है तो आपकी स्टेट को लाज़मी नुकसान हो रहा होगा। ज़ीरो सम ये गेम ये कहती है। लिबरलिज्म इसके अगेंस्ट कहता है कि ये पॉजिटिव सम गेम है, यानी आपको फ़ायदा हो रहा होगा, दूसरे को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तो दोनों का किसी न किसी हद तक फ़ायदा हो रहा होगा। रियलिज्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो समझ लें कि दूसरे का आप नुकसान कर रहे हैं। जब दूसरे का फ़ायदा हो रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आपको नुकसान हो ही रहा है। यानी चाइना के अगर आप हवाले से देखते हैं कि चाइना का जो इकोनॉमिक राइज़ है उस पे रियलिस्ट ये कहते रहे हैं। 2001 के अंदर ही ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मेर्शाइमर ने किताब लिखी थी, और उस वक्त ही उनका ये मौक़िफ़ था कि आप जो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत डेंजरस है। उसकी वजह ये है कि आपको लग रहा है कि आप दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है, हालाँकि दोनों मुल्कों को फ़ायदा नहीं हो रहा। चाइना इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, और ये इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफ़ॉर्म होगी। ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको इसका नुकसान होगा। अभी आपको लग रहा है कि ट्रेड से बड़ा आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके बिज़नेसेस ग्रो कर रहे हैं और बड़ा आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एट द एंड आपको इस चीज़ का नुकसान होगा। सो रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है। मर्केंटाइलिज्म की जो आपने पीछे भी पढ़ा कि स्टेट की आपने वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जब आपकी वेल्थ बढ़ेगी तो वो फिर आप उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकोगे पावर। यानी जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है अपने मुल्क के अंदर वो आपने क्यों करनी है? आपने ट्रेड सरप्लस क्यों करना है? ताकि वो जो आपके पास सरप्लस है, वो जो आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हुई है, उसको आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सको, उसको आप यूज़ कर सको अपनी पावर को बिल्ड करने में, अपनी मिलिट्री को बिल्ड करने में, अपने हार्डवेयर को बिल्ड करने में, अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने में। सो बेसिक मकसद ही यही है कि आपने एक ऐसा ट्रेड बैलेंस करना एस्टैब्लिश करना है जिसकी वजह से आपको हमेशा फ़ायदा हो, एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हों और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हों, ताकि ट्रेड सरप्लस हो और फिर वो ट्रांसफ़ॉर्म हो सके आपके मिलिट्री हार्डवेयर की तरफ। और इसकी कौन-सी डिवाइस इसके लिए कौन-सी यूज़ होती है? उसके लिए प्रोटेक्शनिज़्म यूज़ होता है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोटेक्शनिज़्म का क्या प्रिंसिपल है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हो, आप दूसरों की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स लगाते हो, और बैरियर्स ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाते हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हो, टैरिफ बैरियर्स लगाते हो। तो आप लोग दूसरों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कोशिश करते हो कि कम से कम वो आपके मुल्क के अंदर बिक सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि आपकी अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ ज़्यादा हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आपकी ज़्यादा हों। इसमें एक डिफेंसिव मर्केंटाइलिज्म है, वो ये कहता है कि आपकी जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ का मतलब आप इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करें, तो मिसाल के तौर पे आपने एक इंडस्ट्री लगाई, लेट्स से मोटरसाइकिल्स आपने पाकिस्तान के अंदर बनाने शुरू कर दिए। ऑल्दो वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स हियर इन पाकिस्तान, बट स्टिल लेट्स से आपकी जो है वो एक इंडस्ट्री है, वो ओवरऑल सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे वो उनको मैन्युफैक्चर करती है और उनको असेंबल भी यहीं पे करती है, और वो टेक्नोलॉजी भी अपनी डेवलप करती है, सारे कुछ वो खुद करती है। उसकी क्वालिटी या तो लो होगी या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। सो आपने क्या करना है, उस इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसकी प्रोडक्ट्स सेल हो सकें। तो आप क्या करेंगे कि चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स के ऊपर या जापानीज़ मोटरसाइकिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप टैरिफ्स लगा दोगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दोगे, ताकि वो आपकी जो इंडस्ट्री है उसी की चीज़ें, आपके मोटरसाइकिल जो है वो
बिक सकें और वो कम्पीट कर सकें मार्केट के अंदर। और ये क्या होगा, ये इसको जो है वो अनफ़ेयर कॉम्पिटिशन जो है दूसरों की तरफ से उसको आपने रोकना है। इसको यानी ये परसीव करता है कि ये एक अनफ़ेयर कॉम्पिटिशन है। आपकी इकोनॉमी वीक है, उनकी दूसरों की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, तो वो मर्केंटाइलिज़्म ये कहता है कि ये एक अनफ़ेयर कॉम्पिटिशन है। ये उसको वो फ़ेयर कॉम्पिटिशन कंसिडर नहीं करता। लिबरलिज़्म उसको फ़ेयर कॉम्पिटिशन कंसिडर करता है। लिबरलिज़्म कहता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी कम है और दूसरों की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो उनको हक है कि वो आपकी चीज़ों को आपकी मार्केट के अंदर अपनी चीज़ें बेच सकें। साथ में लिबरलिज़्म ये सजेस्ट करता है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकेंगे। और फिर लिबरलिज़्म साथ ये भी कहता है कि आपने उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है जो आपकी स्ट्रेंथ है। जो इंडस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको फ़ोकस करें, आप ये भूल जाएँ कि दूसरों की क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन मर्केंटाइलिज़्म, रियलिज़्म ये नहीं कहता। रियलिज़्म कहता है कि आप इस तरह से नहीं चलेंगे, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें और जो भी आपके कॉम्पिटिशन में जो भी दूसरा मुल्क की किसी को चीज़ आ रही है, तो उसके ज़रिए प्रोटेक्शनिज़्म के ज़रिए आप उसको रोकने की कोशिश करें, बैरियर्स लगाएँ, जो भी आप उसको कर सकते हैं। फिर आपकी जो नेशनल इकोनॉमी है, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। नेशनल इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जब आपके अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, आपकी अपनी चीज़ें ज़्यादा होंगी, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा आपका फ़ॉरेन रिज़र्व्स आपके बढ़ेंगे और फिर उसको आप क्या करेंगे? आप उसको बेसिस यानी उसका आप यानी उसको यूज़ करेंगे मिलिट्री पावर की तरफ लेके जाने में। और ये एग्रेसिव मर्केंटाइलिज़्म तो ये कहता है कि आपको इन सारी चीज़ों को बिल्ड करना ही इसीलिए चाहिए ताकि आप एक्सपेंशनिज़्म कर सकें और जंग की तैयारी कर सकें। एक्सपेंशनिज़्म इसके अंदर इसलिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट व्यू और मर्केंटाइलिज़्म कि जब तक एक्सपेंशन नहीं होगी तब तक आपको नई मार्केट्स नहीं मिलेंगी और आपको रिसोर्सेज़ सस्ती नहीं मिलेंगी, आपको जो लेबर है, चीप लेबर नहीं मिलेगी और जैसे ही आप अपने मुल्क के अंदर देखेंगे तो थोड़े अरसे बाद सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगी और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएँगी। तो आपने क्या करना है, नई मार्केट्स ढूँढनी है, नई रिसोर्सेज़ ढूँढनी है, चीप लेबर ढूँढनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस जो कैपिटल है इसको एक्सपेंशनिज़्म के लिए आप इस्तेमाल कर सको। फिर साथ में ये कहता है कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ये असल में पावरफुल स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट्स के लिए इसको रखा हुआ है। इधर कोई ये ट्रेड की कोई बात, ये जो कहते हैं ना कि म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअल बेनिफिट की कोई गेम नहीं है। असल में ये सारा एक न्यू कॉलोनियलिज़्म है कि आप एक स्टेट है, उसने अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो उन्होंने एक ख़ास अरसे में डेवलप की हैं और कॉलोनियलिज़्म के ज़रिए से भी डेवलप की हैं, कैपिटल एक्यूमुलेट किया किया है, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, वो अब यूज़ कर रहे हैं उसको डिफरेंट एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स करते हैं उन स्टेट्स के साथ जो पहले से ही वीक हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा किसको होगा? वो पावरफुल स्टेट्स को होगा, वो गरीब जो स्टेट्स हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, उनको या डेवलपिंग जो नेशंस हैं, उनको हमेशा उसका नुकसान होता है। तो असल में जो पीछे यानी ये जो आला कार है फ्री ट्रेड के पीछे, वो रियलिज़्म ये कहता है कि इसके पीछे कोई ये पॉज़िटिव सम गेम वाली कोई बात नहीं है। ये असल में पावरफुल स्टेट्स का वीक स्टेट्स के ऊपर एक इन्फ्लुएंस कायम करने का एक तरीका है। तो वीक स्टेट्स को चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और इस तरह के एग्रीमेंट्स का हिस्सा ना बनें। फिर इसमें एक व्यू रियलिज़्म की तरफ से ये भी आता है कि आपको अगर एक स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमी अगर आपने बनानी है, तो आपको एक ख़ास डोमिनेंट पावर चाहिए, जो कि एक हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी है कि जब तक एक हेजेमन होगा, जब तक एक मेन एक्टर ऐसा होगा, एक सुपर पावर होगा जो रूल्स को एंश्योर करेगा। तो रियलिज़्म ये कहता है कि अगर आपने ग्लोबल इकोनॉमी को इफ़ेक्टिवली रन करना है, तो ये हमेशा आप उस तरह ही से कर सकते हैं जब आपके पास एक हेजेमनी की स्टेट, हेजेमोनिक स्टेट आपके पास होगी, अदरवाइज़ आप उसको नहीं चला सकते। जी अवैस कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो इसमें रियलिज़्म एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करता है और जो लिबरलिज़्म है आई थिंक वो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करता है। ये शायद इसका उल्ट है। हाँ, इसका उल्टा है। कंपैरेटिव एडवांटेज वाली बिल्कुल यहाँ पे रियलिज़्म के अंदर थ्योरी आती है कि लिबरलिज़्म कहता है कि आपको अपना एब्सोल्यूट एडवांटेज देखना चाहिए कि आपका अपना एडवांटेज कितना हो रहा है। ये ना देखें कि आपके पड़ोसी को आपसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उसको छोड़ें। आप ये देखें कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज रियलिज़्म देखता है और लिबरलिज़्म जो है वो उसके उल्ट देखता है और जो
कंपैरेटिव एडवांटेज रियलिज़्म क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं, आपने यही देखना है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या आपके पड़ोसी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो गुड, अगर आपको कम फ़ायदा हो रहा है तो आपने नहीं ट्रेड इस तरीके से करनी, ठीक है? तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्कुल रियलिज़्म इसको सपोर्ट करता है। उसके जो ऑपोज़िट है वो है लिबरल व्यू है और ये हमने जो है पीछे इसको काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी चलें इसको एक थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, कुछ इसमें शायद चीज़ें नई हो मेरे ख़्याल में ऐसा जिसके अंदर कोई चीज़ नई मुझे नज़र नहीं आ रही। एक इसके अंदर जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम है जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट हैं और उनका ये एक व्यू पॉइंट है कि आपको स्टेट्स को थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स बिल्कुल ही छोड़ दें मार्केट्स को, स्टेट्स को किसी हद तक रेगुलेशन भी करनी चाहिए और कुछ मैनेज भी करनी चाहिए इकोनॉमी को। तो ये है लिबरलिज़्म के अंदर ही जॉन मेनार्ड कीनेस की थ्योरी, लेकिन ये थोड़ी-सी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इस मार्केट को खुला छोड़ दें। जब आप मार्केट को खुला छोड़ देंगे, तो फिर आपके पास एक तो अनफ़ेयर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, मोनोपोलीज़ शुरू हो जाएँगी और जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, ये जो बड़े मुल्क हैं, बेसिकली तो उनकी एक नेशनल इकोनॉमी के हवाले से उनकी पॉलिसी थी कि जो आपके बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, वो फिर फ़ेयर कॉम्पिटिशन नहीं करेंगी, वो रूल्स उनके क्योंकि रूल्स होंगे नहीं ज़ाहिर है जब आपने मार्केट को ओपन छोड़ दिया तो फिर आपने रूल्स कहा कि जी सप्लाई और डिमांड इज़ द ओनली रूल। तो ये जॉन मेनार्ड कीनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आपने इस तरह से नहीं करना। स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, स्टेट्स को रूल्स बनाने चाहिए, स्टेट्स को उन रूल्स को एंश्योर करना चाहिए और आपको एक ग्लोबल लेवल पे भी आपको कुछ इदारे बनाने चाहिए जो इस सारे ट्रेड को रेगुलेट कर सकें और मैनेज कर सकें। मैनेज और रेगुलेट में थोड़ा-सा फ़र्क है। मैनेज का मतलब ये है कि आप उसको प्रोएक्टिवली उसके अंदर एंगेज होते हो, चीज़ों को चेंज करते हो, कुछ जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है आप उसके अंदर एक लेट्स से कैपिटल भी इंजेक्ट करोगे और जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो आप उसको खुद से चीज़ें करने की कोशिश करोगे। बाकी चीज़ें इसके अंदर लिबरल व्यू पॉइंट के साथ ही हैं, यानी लेस्से फेयर की एक टर्मिनोलॉजी है कि आपको ओपन छोड़ देना चाहिए, ठीक है? सप्लाई डिमांड के ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको इसका बता चुका हूँ। उसके बाद है क्रिटिकल व्यू। क्रिटिकल व्यू जब भी आपके पास आएगा तो क्रिटिकल थ्योरीज़ जो होती हैं वो मेन स्ट्रीम थ्योरीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनको कहती हैं कि नहीं ये जो मतलब एक बात हो रही है ये असल में एक डोमिनेंट एलीट का ये एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए और ये मेन स्ट्रीम थ्योरीज़ जो हैं ये असल में ठीक नहीं है। सो ये मार्क्सिज़्म इसके अंदर जो है वो कार्ल मार्क्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उनका एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी के अंदर उनका बहुत ज़्यादा नाम है। सो वो ये कहते हैं कि असल में ये जो सारा इकोनॉमिक साइकिल दुनिया में चल रहा है, ये कोई स्टेट्स का इतना ज़्यादा इसके अंदर रोल नहीं है। मार्क्सिज़्म बेसिकली क्लास स्ट्रगल के ऊपर फ़ोकस करता है। वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। 2 मेन क्लासेस वो उसको डिस्क्राइब करता है, एक बुर्जुआज़ी होते हैं और एक जो है वो प्रोलेटेरिएट होते हैं। तो बुर्जुआज़ी वो हैं जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो जिनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट आप उनको कह सकते हैं, जिनके पास भी यानी कि सरमाया है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लगा सकते हैं और जो प्रोलेटेरिएट हैं वो उनके लिए काम कर सकते हैं। यानी प्रोलेटेरिएट वो क्लास है जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रिसोर्स है और वो उनकी अपनी पर्सनल बॉडी है, माइंड है, यानी उनके पास सिर्फ़ अपने स्किल्स हो सकते हैं या उनके पास अपनी सिर्फ़ लेबर हो सकती है। उनके पास सिर्फ़ एक पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, अदरवाइज़ उनके पास कोई सरमाया नहीं है, तो वो प्रोलेटेरिएट में आते हैं। तो मार्क्सिज़्म एक बुर्जुआज़ी वर्सेस प्रोलेटेरिएट को एनालाइज़ करता है और वो ये कहते हैं कि असल में ये जो इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में चल रहा है, ख़ास तौर पे कैपिटलिज़्म, ये असल में क्लास एक्सप्लॉयटेशन है। क्लास एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से 2 क्लासेस मैंने आपको बताई, एक बुर्जुआज़ी और एक प्रोलेटेरिएट, ठीक है? तो अब उनकी आपस में एक स्ट्रगल है, जिसमें जो बुर्जुआज़ी हैं, जिनके पास कैपिटल है, जो सरमायादार लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। किन लोगों को? प्रोलेटेरिएट्स को, ठीक है? जिनके पास सरमाया नहीं है, वो उनको लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं और कैपिटलिज्म बेसिकली है ही यही कि ये क्लास एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म फिर क्या कहता है कि असल में ये सोशल क्लासेस ही हैं जो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, की इकोनॉमिक एक्टर्स स्टेट्स नहीं हैं अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल व्यू।
क्रिटिकल व्यू ये कहता है कि ये असल में क्लास एक्सप्लॉयटेशन है और ये इट्स अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट क्लासेस एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल। और मार्क्सिज्म साथ में ये भी कहता है कि जो क्लास एलिजियंसेस हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं नेशनल लॉयल्टीज से। मतलब इसका क्या है कि एक इंटरनेशनल पूरा आप दुनिया को एक सिस्टम के तौर पे देखेंगे। उस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि कौन दो ही क्लासेस उस सिस्टम के अंदर होंगी। ये नहीं होगा कि कौन अमेरिकी है और कौन ब्रिटिश है या कौन पाकिस्तानी है। मार्क्सिज्म ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही असल क्लासेस हैं, दो ही आइडेंटिटीज हैं। एक ये है जो सरमायादार है, बोर्जुआजी, और जो दूसरे हैं वो प्रोलेटेरिएट हैं। और असल में ये क्लास एलिजियंस है जो ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से ये पूरा दुनिया का निज़ाम चल रहा है। स्टेट भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मार्क्सिज्म कहता है कि स्टेट क्लास का इंस्ट्रूमेंट है। जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो सरमायादार लोग हैं जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पैसा है, ये असल में स्टेट उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट है। इट्स नथिंग अदर देन अ टूल इन इन क्लास एक्सप्लॉयटेशन। जो बुर्जुआजी हैं वो यूज करते हैं स्टेट को एज अ टूल। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो भी इसी की एक डायमेंशन है। वो इससे सेपरेट नहीं है, वो इसी की एक डायमेंशन है। नेशनल लेवल पे भी यही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी यही है कि हर तरफ दो क्लासेस हैं। एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है और असल में ये सारा सिस्टम इसी के ऊपर बेस्ड है। अब ये व्यू पॉइंट जो है वो थोड़ा सा एक कह लें कि इसको रिफाइन किया गया है बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। जब थोड़ी थ्योरी ज़्यादा डेवलप हुई तो उसमें फिर थोड़ा सा एक उसके अंदर चेंजेस लेके आया गया, जिसको न्यू मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, जिसकी डिफरेंट फिर आगे थ्योरीज बनी। और वो उन्होंने फिर स्टेट्स को भी रिकग्नाइज किया एज एक्टर्स। सो जो आजकल की इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, जो आजकल का सिस्टम है, उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल क्लास, उसका क्या नाम है मैंने आपको बताया, बुर्जुआजी, ये फ्रेंच वर्ड है। और उनका जो ये सारा जो सिस्टम है, ये किसके साथ इनको आप आइडेंटिफाई करेंगे? जो आजकल की जो सरमायादाराना क्लास है, जो बुर्जुआजी है, वो क्या है? वो ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशंस के साथ आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उनके साथ उनको लिंक करेंगे, उनके साथ आप उनको समझेंगे, तब आपको सिस्टम का समझ आएगा। यानी हो क्या रहा है दुनिया में, जो आपके सरमायादारान लोग हैं, जो सरमायाकार हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के ज़रिए पूरी दुनिया में उन्होंने एक सिस्टम बना दिया हुआ है, जिसके ज़रिए से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो नॉन कैपिटलिस्ट क्लास है उसको। और ये मोर पावरफुल है नेशनल गवर्नमेंट से। नेशनल गवर्नमेंट्स इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं मार्क्सिज्म के नज़दीक। सो ये जो है ना वो मेन एक्टर्स आप इनको कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म के नज़दीक कि असल एक्टर्स स्टेट्स नहीं है, असल एक्टर्स जो है वो ये क्लास है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आजकल के दौर में ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के ज़रिए अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। आप इसका रेफरेंसेस देखते होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आपको कुछ ऐसे कुछ जमातें हैं जो बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करती हैं, सरमायादाराना तसल्लुत और इस तरह के कुछ अल्फाज बड़े भारी भरकम उर्दू के इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसी का एक आप कह लें कि उधर से उधार ली हुई ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो आजकल के दौर में जो क्रिटिकल व्यू है, जो मार्क्सिज्म है, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा सुप्रीम है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स को वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी समझते हैं। यानी पॉलिटिक्स को आप स्टेट भी कह लें, उसका एक इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिक्स का हो जाएगा। मेजरली उनके नज़दीक असल में ये इकोनॉमिक मॉडल ही है जिसका एक इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिक्स भी है। यानी पॉलिटिक्स भी जो दुनिया में हो रही है, जो जियो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये जो ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, मार्क्सिज्म ये कहता है कि असल में ये इकोनॉमिक्स के लिए किए जा रही हैं ये सारी चीज़ें। यानी वो ये कहेंगे कि अमेरिका असल में जो दुनिया के अंदर अपनी एक पावर या डोमिनेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है, ये असल में वो कॉरपोरेशंस हैं जिनके इंटरेस्ट्स को गवर्नमेंट परसू कर रही है। ठीक है, यानी जो ऑयल की बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, ये जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जिनको नई मार्केट्स चाहिए हैं, वो अगर अमेरिका अगर अटैक करता है इराक के ऊपर, तो उसको भी वो इसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि ये असल में इंटरेस्ट्स हैं
ग्लोबल कॉरपोरेशंस के, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस के, जिसको इंश्योर किया जा रहा है थ्रू स्टेट पावर, थ्रू मिलिट्री पावर, थ्रू पॉलिटिक्स। सो जो इकोनॉमिक्स हैं, उनकी प्राइमेसी है ओवर पॉलिटिक्स। अब कैपिटलिज्म, ये दोनों सिस्टम्स जो हैं, सोशलिज्म फिर इससे इवॉल्व हुआ, क्रिटिकल जो व्यू था मार्क्सिज्म से, दोनों ही ये इंटरनेशनल आप इनको कह सकते हैं। कैपिटलिज्म खुद को एज इंटरनेशनलिस्ट नहीं कहता। कैपिटलिज्म ये नहीं कहता कि लाजमी नई मार्केट्स के लिए स्टेट को कोशिश करनी चाहिए। यानी जो कैपिटलिस्ट्स हैं वो ये नहीं कहते कि एक मुल्क को लाजमी दूसरे मुल्कों के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, एक्सपेंशनिज्म करना चाहिए, नई मार्केट्स तलाश करनी चाहिए। लेकिन जो मार्क्सिस्ट जो क्रिटिकल व्यू है, जो मार्क्सिज्म है, वो ये इल्ज़ाम लगाता है कैपिटलिज्म के ऊपर कि इसकी ग्लोबलाइजिंग टेंडेंसीज इसके अंदर इनहेरेंट हैं, इसके अंदर छुपी हुई हैं। कैपिटलिज्म इसके बगैर चल ही नहीं सकता। मार्क्सिज्म कहता है कि कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन के बगैर चल ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर एक ऐसी डिज़ायर है एक्सपेंड करने की कि आप इसको कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। होगा क्या, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, कि जब आपका कैपिटलिज्म आप एक मुल्क के अंदर डेवलप करते हैं तो कुछ अरसे बाद वहाँ पे मार्केट्स जो है वो वहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगी और वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। तो फिर क्या होगा कि आपको नई मार्केट्स तलाश करनी पड़ेंगी। वही चीज़ जो पीछे भी हमने इसके साथ थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड आप मर्केंटाइलिज्म के साथ भी देख सकते हैं कि वो भी जो मार्क्सिज्म है वो कहता है कि ये असल में मर्केंटाइलिज्म नहीं है, ये कैपिटलिज्म ही है। और ये कैपिटलिज्म इज इट हैज़ ग्लोबलाइजिंग टेंडेंसीज। ये हमेशा ऐसा ही होगा। जब भी आप कैपिटलिज्म को डेवलप करेंगे ये हमेशा ऐसे ही करेगा, ये ऐसे एक्सपैंड करेगा, ये एक मुल्क के अंदर कभी भी नहीं रह सकता। और दूसरी चीज़, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये जो व्यू पॉइंट है ना मार्क्सिज्म, इसको कहते ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है सोशियोलॉजी के अंदर। सो जो मार्क्सिज्म है उसके नज़दीक ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट के जरिए से आप इसको करेक्टराइज करेंगे, आपने इसको डिस्क्राइब करना है तो आप कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है और ये ओप्रेसिव नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ओप्रेसिव नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, कि आपने एक्सप्लॉइट करना है अपने जो प्रोलेटेरिएट है, जो आपकी नॉन कैपिटलिस्ट क्लास है, उसको। सो ये कैपिटलिज्म असल में ग्लोबलाइजेशन को फेवर करता है और उसके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन का एक खास इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कैपिटलिज्म के अंदर मौजूद है। इसलिए वो दुनिया के ऊपर इस तरीके से एक्सपेंशनिज्म को, और जो कॉलोनियलिज्म है उसकी जो यानी उसका जो रैशनल है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म वो भी यही है, कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म। और वो क्या है, डिजायर टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स एंड चीप लेबर। यानी इंपीरियलिज्म का या कॉलोनियलिज्म के पीछे क्या सोच छुपी हुई है, रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर। इंपीरियलिज्म बेसिकली जो है ना वो आजकल के दौर में अगर आप देखें, अमेरिका को अगर आप कंसिडर करें तो अमेरिका न्यू मार्केट्स को तलाश करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। वो कॉलोनियलिज्म में आप किसी मुल्क, दूसरे मुल्क के अंदर जाके अपनी आबादियां वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, या वहाँ पे आप फिजिकली उस टेरिटरी को कैप्चर करके वहाँ पे न्यू मार्केट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इंपीरियलिज्म इस तरह से नहीं होता। इंपीरियलिज्म में आप थ्रू इकोनॉमिक मीन्स अपना इन्फ्लुएंस लेके जाते हैं दूसरे मुल्कों को, उसके पीछे आपकी पावर भी होती है, लेकिन आपने जाके फिजिकली किसी जगह को, टेरिटरी को कैप्चर नहीं करना होता, कॉन्कर नहीं करना होता। आप सिर्फ अपने इकोनॉमिक मीन्स के जरिए, पावर के जरिए आप अपनी मार्केट्स को वहाँ पे बढ़ाते हो, मजबूर करते हो वीक स्टेट्स को कि वो आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करें और आपकी प्रोडक्ट्स को बेचने दें उन मुल्कों के अंदर। अब जो न्यू मार्क्सिस्ट्स हैं उन्होंने फिर एक डिफरेंट थ्योरी यहाँ पे इस्टेब्लिश की। उन्होंने कहा कि ठीक है कि आपने दो क्लासेस तो बना ली हैं, लेकिन जो अभी का वर्ल्ड सिस्टम है इसके अंदर वो दो क्लासेस की थ्योरी कुछ सही बैठती नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो दो क्लासेस की थ्योरी थोड़ी पुरानी थी, जब वहाँ पे डिफरेंट एम्पायर्स होती थी और एक बहुत बड़े रीजन पे एक ही किसी बड़ी ताकत का कब्जा होता था। लेकिन दूसरी इसके ऊपर जो एक क्रिटिक है मार्क्सिज्म के ऊपर वो ये भी है कि यूरोसेंट्रिक है। ये सिर्फ यूरोप के साथ ही कार्ल मार्क्स ने जो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी उसने सिर्फ यूरोप को ही सामने रखा था, और यूरोप की उसने जो वो उसकी डेवलप की थी अपनी थ्योरी कि जी डिफरेंट क्लासेस होती हैं और फिर आपस में वो स्ट्रगल करती हैं और फिर एक क्लास जीत जाती है, फिर दूसरी क्लास उसके ऊपर हावी आ जाती है। तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो
मार्क्सिज्म के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोसेंट्रिक है। तो अब क्योंकि एक इंटरनेशनल एक चीज़ बन गई कि आपके पास डिफरेंट स्टेट्स आ गई, तो फिर आपको एक डिफरेंट तरीके से जब इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो फिर आपने उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। उसके अंदर फिर थ्योरीज़ जो आई वो उन्होंने स्टेट को एक्नॉलेज किया एज़ एन एक्टर, लेकिन फिर उसने ये कहा कि स्टेट्स का एक ख़ास वो बन गई है, एक स्ट्रैटिफ़िकेशन बन गई है। पहले क्या था, 2 क्लासेस थी, एक बुर्जुआज़ी थी, एक प्रोलेटेरिएट था। लेकिन जो न्यू मार्क्सिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज़ आगे इंटरप्रेट की, उन्होंने कहा नहीं, 2 क्लासेस इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, 2 क्लासेस इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स हैं। यानी एक वो स्टेट्स हैं जो डेवलप्ड हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास कैपिटल है, और दूसरा ग्रुप उन स्टेट्स का है जिनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना डेवलप्ड हैं वो, और ना ही उनके पास ये पावर है कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को असर्ट कर सकें या अपनी चीज़ों को बेच सकें या अपने आप को डेवलप कर सकें। सो उन्होंने फिर आइडेंटिफ़ाई किया, उन्होंने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन द वर्ल्ड। एक वो हैं जो कोर स्टेट्स हैं, वो कौन-सी हैं? वो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, और दूसरी कौन-सी हैं? वो पेरिफेरल स्टेट्स हैं। वो कौन-सी हैं? जो अंडर डेवलप्ड हैं, और इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लॉयटेशन का है। ठीक है? यानी पहले आपके पास एक्सप्लॉयटेशन क्या थी? एक प्रोलेटेरिएट क्लास थी, ऊपर उसके बुर्जुआज़ी थी, और बुर्जुआज़ी क्या करते थे? प्रोलेटेरिएट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। नियो मार्क्सिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल सिस्टम के अंदर एक क्लास है, जो एक क्लास नहीं, एक स्टेट्स का ग्रुप आप कह लें उसको, जो कोर स्टेट्स हैं, और दूसरी कौन-सी हैं? जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं, और जो कोर स्टेट्स हैं वो पेरिफेरल स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक है? पहले 2 क्लासेस थी, अब 2 ग्रुप्स आप कह लें, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैं। पहले क्लासेस आपस में एक-दूसरे जो ब्रो ऊपर वाली क्लास थी, नीचे वाली को एक्सप्लॉइट करती थी। अब क्या है? अब एक कोर स्टेट्स जो हैं वो पेरिफेरल स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। उसका फिर जो उसपे जो थ्योरी डेवलप हुई है, जो अप्रोच डेवलप हुई, वो 2 मेजर अप्रोचेस हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और एक जो डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी भी इसको कहा जाता है। जो दूसरी थ्योरी है वो वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हुई हैं। यानी जो आगे हम पढ़ देते हैं, चलें खैर उसको। ये क्या है? ये डिपेंडेंसी थ्योरी का क्वेश्चन 2020 में आ चुका है कि डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी को आप डिस्क्राइब करें। तो ये भी आप इसको यानी आप इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में आ चुका हुआ है। सो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या क्या हुआ कि ये मार्क्सिज्म के ऊपर बिल्ड है। ये जो मेन स्ट्रीम आपके नैरेटिव्स हैं उनको ये चैलेंज करता है। ठीक है? ये मिड 20th सेंचुरी 1960s के अंदर ये डेवलप हुई थी, और इसको डेवलप करने वाले बेसिकली जो लोग थे वो आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट थे, और ये थे साउथ अमेरिका के अंदर ये लोग थे। डिपेंडेंसी थ्योरी का मुझे नाम याद नहीं है कि किन्होंने दी थी। वेलरस्टाइन की थ्योरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जिन्होंने इसके ऊपर बिल्ड किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इनका क्या यानी मानना ये था कि जो आपका इस वक्त का सिस्टम चल रहा है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। ठीक है? और जो इस वक्त की जो थ्योरीज हैं, जो डोमिनेंट थ्योरीज हैं, जो मेन स्ट्रीम आपका नैरेटिव्स हैं, वो उसको डिपेंडेंसी थ्योरी ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं है। और वो मेन स्ट्रीम थ्योरीज को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या थी। एक तो उसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी। ठीक है? क्लासिकल लिबरलिज्म, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म, और फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये 2 मेजर उस वक्त अप्रोचेस डोमिनेट थी, जिसको डिपेंडेंसी थ्योरी ने चैलेंज किया, और उसको कहा कि नहीं, आपकी ये बात हम नहीं मान सकते। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती थी, जो उस वक्त ज़्यादा डोमिनेट था, और उसके ऊपर ब्रेटन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी डेवलप हो चुके थे। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि सोसाइटीज़ जो है वो इवॉल्व करती हैं एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए, और एक ख़ास इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होती है, जिसके बाद सोसाइटीज़ इवॉल्व करती हैं, डेवलप करती हैं। यानी एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्टेट्स जिस प्रोसेस में से गुजरती हैं। पहले लेट्स से वो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स होंगी, उसके बाद फिर एक ख़ास प्रोसेस होगा जिसमें वो अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेंगी, और उसके बाद लेट्स से यानी अगर आप यूरोसेंट्रिक इस अप्रोच को देखें, तो यूरोप के लोग वो ये समझते थे कि एक ख़ास प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जैसे हमने तरक्की की है, दूसरी स्टेट्स भी इसी तरह से तरक्की कर सकती हैं। ठीक है? कैसे? जो यूरोप का सिस्टम था वो एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन सिस्टम था। आप अगर यूरोप की थोड़ी-सी तारीख पीछे पढ़ें,
ख़ास तौर पे अगर आप कार्ल मार्क्स के जो उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री को किया है, तो उन्होंने कहा कि जी एक ख़ास सिस्टम था मिडीवल यूरोप के अंदर सर्फ्स होते थे और लैंडलॉर्ड्स होते थे। तो लैंडलॉर्ड्स के बाद बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, स्टेट्स होती थी और सर्फ्स जो होते थे वो उनके पास काम किया करते थे एज़ अ बॉन्डेड लेबर। तो वो एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन सिस्टम था। वहाँ से फिर एक कैपिटलिज़्म डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर को ट्रांसफ़ॉर्म किया, वो जो कैपिटल था उसको यूज़ किया गया इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के थ्रू और साइंस और जब साइंटिफिक रिसर्च और इसमें जब तरक्की हुई तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई और फिर क्या हुआ, जो उसके थ्रू एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो यूरोप ये कहता है या यूरोपियन ये कहते हैं या आप ये कह लें कि जो मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी को मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी जो भी सोसाइटीज़ हैं, वो इसी तरीके से ही हमेशा तरक्की करेंगी। पहले वो ट्रेडिशनल एग्रेरियन स्टेट्स होंगी और उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के थ्रू तरक्की करेंगी। पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान एक एग्रेरियन स्टेट है। अगर उसने तरक्की करनी है तो उसको इंडस्ट्रियलाइज़ेशन अपना लेनी चाहिए और जैसे ही वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को अपनाएगा, तो वो तरक्की करने लग जाएगा। उसके ज़रिए से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसके ज़रिए से आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, आपके पास डिफरेंट रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी, अर्बनाइज़ेशन होगी, आपकी मिडल क्लास डेवलप करेगी, उसकी वजह से एजुकेशन आएगी और ये सारी चीज़ें कैसे आएँगी? ये वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने से होंगी। वेस्टर्न वैल्यूज़ क्या हैं? रैशनलिज़्म, लॉजिकल या लॉजिक के ऊपर बेस्ड, रीज़न के ऊपर बेस्ड आप जब भी करेंगे, यानी कि आपने क्या करना है? आपने साइंटिफिक अप्रोच को लेना है, आपने रैशनलिज़्म को लेना है। अगर आप इस चीज़ को करेंगे, एजुकेशन को बढ़ाएँगे, तो आप साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जब आप अडॉप्ट करेंगे, तो आपकी बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाएँगी, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा आपने हमें एक फ़ॉर्मूला बता दिया कि जी आप एक जो आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है उसको डेवलप करें इंडस्ट्रियलाइज़ सोसाइटी के अंदर। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने कहा कि इतना सिंपल नहीं है ये। आप कह रहे हैं कि जी जिस तरह से आपने तरक्की की है, दूसरे भी बिल्कुल इसी तरह से तरक्की कर लें, तो अगर ऐसा तो है तो फिर तो हर बंदे ही हर नेशन को अब तक तरक्की कर लेनी चाहिए थी क्योंकि हर कोई यही कोशिश कर रहा है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की और इंडस्ट्री को प्रमोट करने की। तो फिर क्या वजह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जितना मर्ज़ी डेवलप कर लेती हैं, जो वो दे आर नेवर एबल टू कैच अप टू दोज़ हू आर ऑलरेडी डेवलप्ड कि पाकिस्तान जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले, वो यूके के बराबर नहीं हो पाता। पाकिस्तान जितनी तरक्की करता है, पता चलता है यूके तरक्की करके और आगे चला गया है। तो यानी ये तो फिर इस तरह से तो ये रिलेशनशिप तो नहीं बन सकता कि जी एक ख़ास प्रोसेस है और जब वो एक मुल्क उस प्रोसेस को फ़ॉलो कर लेगा, तो फिर ये जो है वो भी उसकी भी उसी तरीके से तरक्की हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि इसके अंदर एक ख़ास इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस फ़ेल हो जाता है। जब भी एक अंडर डेवलप्ड मुल्क, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जब भी कोशिश करती है, उन स्टेप्स को फ़ॉलो करने की, जो पर्ची लिख के आपने हमें दी थी उसको जब हम पाकिस्तान कहता है कि जी हमें एक उधर से प्रेस्क्रिप्शन मिल गई है आईएमएफ की तरफ से कि आप इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करें और आप मार्केट को डेवलप करें, ये सारे काम कब जब हम करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये हो नहीं सकता। तो उसकी रीज़न क्या है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस हैं बिटवीन दीज़ कंट्रीज़ जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। कौन-कौन सी कंट्रीज़ के दरमियान में? डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान में। एक तरफ डेवलप्ड हैं, एक तरफ से डेवलपिंग हैं। उनके दरमियान में ऐसे इम्बैलेंसेस हैं, जिनकी वजह से कभी भी वो इस काबिल नहीं हो पाती कि वो तरक्की कर सकें। ठीक है? उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? यानी डिपेंडेंसी थ्योरी ने फिर उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या वो चीज़ें हैं, किस तरीके से वो इम्बैलेंसेस आए हैं, वो इम्बैलेंसेस कौन-कौन से हैं और किस तरीके से उनको फिर उसको यानी किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। एक तो ख़ास तौर पे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की उन्होंने ख़ास तौर पे बात की कि वो इंटीग्रेट तो हो गई हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, उन्होंने भी अपने आप को शामिल कर लिया है इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर अपने आप को, फ्री ट्रेड को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मॉडर्नाइज़ेशन को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये कंट्रीज़ फिर भी पुअर हैं। तो ये कोर और पेरिफेरी मॉडल डिपेंडेंसी थ्योरी ने दिया कि कुछ कोर स्टेट्स हैं, जो इधर उसका एक इमेज था जी। कुछ स्टेट्स हैं जो कोर स्टेट्स हैं और कुछ हैं जो पेरिफेरी में हैं और फिर आगे जब हमने इसको सेमी पेरिफेरी भी हम थोड़ा-सा आगे पढ़ लेंगे,
फिलहाल हम कोर और पेरिफेरी को देख लेते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जो कोर में हैं, वो क्या करती हैं, वो अपनी गुड्स देती हैं पेरिफेरी स्टेट्स को, और क्या करती हैं, रिसोर्सेज उनसे ले लेती हैं। यानी आपका मुल्क पाकिस्तान क्या करता है, क्या चीज़ बेचता है? ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं हम लोग। हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। यूके क्या करता है? वही कॉटन हमसे लेता है, उस कॉटन को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर वो हमें शर्ट बेच देता है। शर्ट के ऊपर कॉटन कितना लगता है? ₹20 का कॉटन लगता है। हमें कितना वो देता है, यानी उसने दिए ₹20। शर्ट उसने हमें कितने की बेची? उसने शर्ट हमें बेच दी ₹5000 की। ठीक है? तो चीज़ उसने हमसे ली, रिसोर्सेज उसने हमसे लिए और हमें फिनिश्ड गुड्स वापस बेच दी। तो इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे कि पाकिस्तान विल नेवर बी एबल टू कैच अप। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है आपका? आपका कॉलोनियलिज्म से आता है। यानी एक टाइम था जब ब्रिटेन ने पाकिस्तान से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की, इंडिया से एक्सट्रैक्ट की और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया। अब उनकी इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड है कि हम उसका कभी मुकाबला ही नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कॉटन उनको बेच देते हैं, हम रॉ मटेरियल उनको बेच देते हैं और उसके ज़रिए से अपना गुज़ारा चला रहे हैं। हमारे पास इतना सरमाया ही नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। सो हम उसका फिर हमने क्या सोचा हुआ है कि ठीक है जी, अपने पास कॉटन को प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना सरमाया नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो जी इसको खाम माल की सूरत में बेच देते हैं और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स ले लेते हैं। अब उसके दरमियान में कितना गैप आ जाता है, हम उसको कभी फिल नहीं कर पाते। सो एक कोर की स्टेट्स हैं जो हमेशा रिच रहेंगी और जो पेरिफेरी की स्टेट्स हैं वो हमेशा पुअर रहेंगी। इस इम्बैलेंस की वजह से, इस इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से। फिर पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी है कि उनके पास पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा है। आप यूएन के अंदर उनकी पावर को देख लें तो वो ज़्यादा है। उनके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं उनके पास। उसकी वजह से उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, उनके पास वो है, उन्होंने वो डेवलप कर ली हुई है। सो हम कभी भी उस ग्लोबल सिस्टम के अंदर उनके साथ compete नहीं कर पाते। ठीक है? ये जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं ये कोर हैं और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो कि पेरिफेरी स्टेट्स हैं वो लेस डेवलप्ड हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है। तो क्या होता है कि रॉ मटेरियल फ्लो करता है कहाँ से? पेरिफेरी स्टेट से कोर स्टेट्स की तरफ। और गुड्स कहाँ से फ्लो करती हैं? डेवलप्ड स्टेट्स यानी कोर स्टेट से पेरिफेरी स्टेट्स की तरफ। तो ये जो गुड्स और रिसोर्सेज का जो फ्लो है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। साथ में डिपेंडेंसी थ्योरी ये आर्ग्यू करती है कि जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है ये अनइक्वल भी है और एक्सप्लॉयटेटिव भी है। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं उन कंट्रीज को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जब आपके पास लेट से ऑयल दरियाफ्त हो जाएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर ऑयल दरियाफ्त होता है बड़ी क्वांटिटी में, तो आपके पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, आपके पास तो उसको पहली बात है सर्वे करने के पास टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप एक यूके की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम आएगी पाकिस्तान में, वो कहेगी कि जी हम आपको सारा जो है ना ये सारा सर्वे भी करके देते हैं और जो आपको ऑयल निकलेगा हम उसको हैंडल करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से लेट से 40% हमारा होगा और 60% आप रख लीजिएगा, या इसके उल्ट होगा अमूमन। और ये जो आपका एक रिकोडिक का केस था उसके अंदर ये मुआहदा इसी तरह से हुआ था कि आपके पास बहुत ही कम परसेंटेज बचती थी, सारे की सारी जो पैसा था, जो कैपिटल था, वो बाहर की कंपनी ले जाती थी। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमेशा रिसोर्सेज और चीप लेबर पेरिफेरी कंट्रीज से फ्लो करेगी कोर स्टेट्स की तरफ, और उसकी वजह से फिर क्या होगा? और ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट बढ़ेगी और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ेगी और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के मौके मिलेंगे कोर स्टेट्स को। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस की मैंने अभी आपको मिसाल दी किस तरीके से, अगर आपको चाहिए कोई चीज़ डेवलप करना तो आप क्या करेंगे? लोन लेंगे, ब्रिटेन से लोन लेंगे, आईएमएफ से लोन लेंगे, या आप सऊदीया से लोन लेंगे, या आप लोन लेंगे यूएस से। ठीक है? तो उसकी वजह से आपकी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उस डिपेंडेंट की वजह से फिर आपको एक्सप्लॉइट होगे, आपको बहुत सारी कंडीशंस होंगी आपके ऊपर जिनके ज़रिए से फिर आपको इस सिस्टम के अंदर ही जकड़ा रखा जाएगा। ये क्रिटिकल थ्योरी है, ये इस तरीके से ही आपको एक्सप्लेन करती है, कहती है कि जो कोर स्टेट्स हैं उन्होंने जकड़ रखा है इस पूरे सिस्टम को, उन्होंने इस सिस्टम को ऐसा बना दिया है, ऐसा रिग कर दिया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकती। अफ्रीका के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज का फ़ायदा किसको हो रहा है? वो
यूरोप को हो रहा है या अमेरिका को हो रहा है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज़ हैं, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? अगेन उन्हीं कंट्रीज़ को हो रहा है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसी के अंदर स्टेट्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो सारे के सारे एक एक्सप्लॉइटेशन का एक सिस्टम चला हुआ है, जो जिसको आप रोक नहीं सकते। टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फिर अनइक्वल एक्सचेंज, अगेन वही बात आ गई कि आपके पास जो ट्रेड है उसका एक बैलेंस ही मेंटेन नहीं हो सकता। कोर और पेरिफेरी कंट्रीज के दरमियान में इतना ज्यादा इम्बैलेंस है ट्रेड को लेके कि आप कभी भी उसको खत्म नहीं कर सकते। आप कभी भी उस चीज को कभी जितना मर्जी कोशिश कर लें, पेरिफेरी स्टेट्स उसको खत्म नहीं कर सकती। जो भी आपकी स्टेट्स जो यानी रिसोर्सेज हैं वो आप हमेशा सस्ती बेचोगे, वो आपसे कभी भी ज़्यादा प्राइस पे रिसोर्सेज नहीं लेंगी, वो आपको हमेशा कम से कम प्राइस पे आपसे रिसोर्सेज लेंगी, और जो अपनी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके वो आपको महंगी से महंगी चीज़ बेचेंगे। वो कभी भी आपको कम प्राइस पे चीज़ नहीं बेचेंगे, कभी भी आपको उस जो रिसोर्स है उसके इक्विवेलेंट प्राइस पे कभी भी या उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं बेचेंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगी बेचेंगे। रीज़न क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंस, आपने इस ये की वर्ड है इसके अंदर कि जो पेरिफेरी स्टेट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं कोर स्टेट्स के ऊपर, वो उनका कभी मुकाबला नहीं कर सकती। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी ये भी कहती है कि ये जो इस वक्त का जो सिस्टम है ना, ये नियो कॉलोनियलिज्म का एक सिस्टम है। ये कॉलोनियलिज्म हमारा अभी खत्म नहीं हुआ। ये उस वक्त तो एक फिजिकल आपने मुसल्लत किए हुए थे अपनी जो पावर है उसको इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर, लेकिन इस वक्त भी जो सिस्टम है वो उसी तरह से ही है। सिर्फ जो है ना वो चेंज ये आया है कि उस वक्त आपने फिजिकल फोर्स रखी हुई थी, इस वक्त आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मीन्स के जरिए से आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रख रहे हो। और जो भी मुल्क, और ये आपको जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना, ये डेवलप हुई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, और जब आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं ना, तो आपको नजर आएगा कि वहां पे जब भी कोई हुकूमत आती है ना जो अमेरिका के खिलाफ थोड़ी सी बात भी करने की कोशिश करती है, तो वहां पे रिजीम चेंज कर दिया जाता है, या वहां की गवर्नमेंट को एक बड़ा मशहूर जो वाकया है वो पैनामा कैनाल के हवाले से हुआ था 1910 के अंदर। कोलंबिया का हिस्सा था पैनामा, और पैनामा के साथ ही पैनामा कैनाल थी जिसको अमेरिका डेवलप करना चाहता था, पैनामा कैनाल बनाना चाहता था, लेकिन कोलंबिया उसके हक में नहीं था। तो एक मतलब ये डॉक्यूमेंटेड एक चीज है कि फिर क्या किया कि पैनामा के अंदर वो एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई कोलंबिया के खिलाफ, और पैनामा के अंदर एक खास ग्रुप ने, बागी ग्रुप ने ऐलान कर दिया इंडिपेंडेंस का, और उससे 2 दिन बाद अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया। जैसे ही पैनामा को तस्लीम किया, उसके 5 या 7 साल बाद अमेरिका का मुआहदा हो गया, पैनामा कैनाल बनी, और वो पैनामा कैनाल अमेरिका ने डेवलप की, और उसको आई थिंक 1998 के अंदर शायद वापस जो है उसका कंट्रोल पैनामा के पास गया है। सो इस तरह की चीजें वहां पे बहुत ज्यादा हुई। बनाना रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। तो क्या चीजें फिर आपको नजर आती हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस, मिलिट्री के जरिए स्पीक हुए, और ये डॉक्यूमेंटेड गोज हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब एक और भी शायद चिले का वाकया था जहां पे अमेरिकन फोर्सेस ने जो है वो थ्रू मिलिट्री मींस वहां पे कू करवाया था। उसके बाद क्यूबा बे ऑफ पिग्स इन्वेजन जो है वो करवाने की कोशिश की गई थी क्यूबा में। तो उस रीजन के अंदर ये बहुत ज्यादा चीजें थी। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस के जरिए से ये डिपेंडेंसी का खेल जारी रखा जाता है, ये नियो कॉलोनियलिज्म का खेल जारी रखा जाता है। एक बड़ी मशहूर किताब है, ऑल्दो कंट्रोवर्शियल है और इसको आप कोट नहीं कर सकते, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन शायद बुक का नाम है। तो उसके अंदर वो एक पूरा सिस्टम उसने ऑथर ने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करप्ट पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाती हैं। जो पॉलिटिशियंस उनके साथ नहीं मिलते उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और जो ब्लैकमेल के बाद भी नहीं आते उनको या तो मार दिया जाता है, या फिर उनकी जो गवर्नमेंट्स है उनको टॉपल कर दिया जाता है और उनको इक़्तिदार से हटा दिया जाता है। अगेन कंट्रोवर्शियल बुक है, आपने सीएसएस के अंदर उसको कोट नहीं करना, लेकिन आपको एक मिसाल उसकी समझ आ जाती है। फिर जो है वो एक ऐसी कुछ कंट्रीज हैं पेरिफेरी के अंदर जिन्होंने अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश की थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सिडीज दी, और जो है वो इंपोर्ट से रिलायंस कम करने की कोशिश की उन्होंने।
कुछ खास इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ के ज़रिए से उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश की, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरीज़ के जो प्रोपोनेंट्स हैं, वो इनको आईएसआई को करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको अपनी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हमेशा स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये यानी डिपेंडेंस आप तभी इसके ऊपर कम कर सकते हो। क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, आई थिंक आपको समझ आ ही गई होगी। यही बात हम कर रहे हैं कि जो स्टेप्स फॉलो करके यूरोप ने तरक्की की है, वो स्टेप्स फॉलो करके आजकल की स्टेट्स नहीं तरक्की कर सकती, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है? अगेन आपको बताया कि अपनी जो आपकी जो इंडस्ट्री है उसको आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आपको अपनी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। आप ये इनकी बातों में ना आए, आप इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ ना जाएं, आप ये इंटरडिपेंडेंस के खेल को छोड़ें। आपको चाहिए कि आप अपनी स्टेट इंटरवीन करें इकोनॉमी के अंदर और कोऑपरेशन को अपनी रीजन के अंदर बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि ये जो डिपेंडेंसी है आपकी इन स्टेट्स के ऊपर, खास जो स्टेट्स हैं कोर स्टेट्स, इनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो सके और आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इसके ऊपर क्रिटिक क्या है इस थ्योरी के ऊपर? जो इसके इसके जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि देखें, आपने ये बात तो कर दी कि जी जो पेरिफेरी स्टेट्स हैं वो कभी कोर स्टेट्स का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन फिर आप चाइना की कैसे आप मिसाल देंगे? देखें, चाइना ने भी तरक्की की, तो इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। और आप साउथ ईस्ट एशिया की मिसाल लें, हांगकांग या सिंगापुर या मलाइशिया, इन मुल्कों ने भी तो तरक्की की है। ये कोई इसी सिस्टम के अंदर इन्होंने रह के तरक्की की है और इसी सिस्टम को अपना के इन्होंने तरक्की किया, तो उनको फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये क्रिटिक है डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर। लेकिन जब जहाँ तक चाइना की अगर आप बात करें, तो चाइना ने स्टेट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन रखा है। अपने कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी उन्होंने इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाई है, लेकिन उसका अगेन वही बात आ गई कि कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, के कैपिटलिज्म को उन्होंने स्टेट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करके और फिर उन्होंने तरक्की किया। तो वो एक डिपेंडेंसी थ्योरी की आप उसको सक्सेस किसी हद तक कह सकते हैं, ऑल्दो उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी का एज सच रेफरेंस आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी उसने थोड़ा रिफाइन किया इसको, डिपेंडेंसी थ्योरी को, और उसने थोड़ा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और साथ में उन्होंने सेमी पेरिफेरी कंट्रीज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पेरिफेरी और कोर की तो हमें समझ आ गई, लेकिन इसमें बीच में कुछ सेमी पेरिफेरी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ डेवलप कर लिया हुआ है। ठीक है, कोर कंट्रीज कौन सी हैं? ये मोस्ट इकोनॉमिकली एडवांस्ड एंड पावरफुल कंट्रीज हैं, जिनका एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत ज़्यादा है और ये डोमिनेट करते हैं ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड को। ये आपने याद करना है, तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। फिर सेमी पेरिफेरी कंट्रीज कौन सी हैं? ये वो हैं जिनकी एक दरमियान की पोजीशन है, कोर और पेरिफेरी के दरमियान में है। ये इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं और इमर्ज हो रही हैं। यानी आप अगेन चाइना इस वक्त तो खैर आप उसको कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है, ऑल्दो वो अपने आप को अभी तक डेवलपिंग स्टेट्स की कैटेगरी में ही रखता है, उससे उसको खास फायदे होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो है वो हो सकता है कि पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करें और ऊपर से एक्सप्लॉइट होती हैं, यानी ये दरमियान में आ गई हैं, ये अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट करती हैं और अपने से ऊपर वाले से ये एक्सप्लॉइट होती हैं। और जो पेरिफेरी कंट्रीज हैं वो अभी तक बिल्कुल नीचे हैं, वो लीस्ट डेवलप्ड हैं और अभी भी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ये दोनों से एक्सप्लॉइट हो रही हैं अपने से ऊपर, यानी इनके पेरिफेरी से ऊपर आपकी सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं, वो भी इनको एक्सप्लॉइट करती हैं और कोर स्टेट्स भी इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो वो ये एक वर्ल्ड सिस्टम है, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है। इसका नाम इसलिए वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी है कि आपका एक पूरे का पूरा एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहाँ पे हर तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जहाँ पे जिसका एक मौका मिलता है वो एक प्रॉफिट सीकिंग और एक कंपटीशन के ज़रिए से, एक्सप्लॉइटेशन के ज़रिए से ये सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे कोर कंट्रीज सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं और जो सेमी पेरिफेरी हैं वो अपने से नीचे पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। और हर मुल्क की ख्वाहिश यही है कि वो कोर तक पहुंच सके। यानी एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे कोर की ये कोशिश है कि वो उसको मेंटेन कर सके, सेमी पेरिफेरी की ये कोशिश है कि वो कोर के अंदर एंटर हो सकें, और जो पेरिफेरी की स्टेट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हम एटलीस्ट अभी इस वक्त
सेमी पेरिफेरी में पहुँच जाएँ, उसके बाद फिर हम कोर में चलेंगे। तो ये एक ओवरऑल एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे हर कोई एक कोशिश कर रहा है अपने से ऊपर जाने की। अगेन ये भी अनइक्वल एक्सचेंज की बात करते हैं कि रॉ मटेरियल्स परचेज़ कर लिए जाते हैं और लो प्राइसेज़ पे वो लिए जाते हैं और फिर उनको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो हाई प्राइसेज़ पे दी जाती हैं, जिसकी वजह से एक नेट फ्लो ऑफ वेल्थ जो है वो पेरिफेरी टू द कोर होता रहता है। पेरिफेरी टू सेमी पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी टू कोर, ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। और इसकी एक साइक्लिक नेचर है। वालरस्टाइन ने ये कहा था कि जो पूरा सिस्टम है, इसके अंदर एक साइक्लिकल फेजेस आते हैं। इसके अंदर ये एक्सपेंशन भी आते हैं, इसके अंदर डिफरेंट क्राइसिस आती हैं। इन क्राइसिस की वजह से कुछ चेंजेस भी आती हैं, ठीक है? और ये कुछ खास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस आती रहती हैं, ऊपर नीचे ये सिस्टम होता रहता है। और फिर ये क्या करता है, ये सिस्टम जो है वो डिपेंडेंसी को और अंडर डेवलपमेंट को और पॉवर्टी को बढ़ाता है। यानी ये क्रिटिक मैनुअल वॉलस्टाइन ने ये की कि आपकी जो पेरिफेरी की कंट्रीज हैं वो पुअर से पुअर होती जाएंगी, या एटलीस्ट वो इतनी पुअर जरूर होंगी कि वो कभी भी अपने से ऊपर वाली स्टेट के साथ compete नहीं कर पाएंगी। उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो दे विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन देयर अपर टियर, जो भी उनके ऊपर स्टेट्स बैठी हुई हैं। सो ये हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, ये आप मेरे ख्याल में इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको ज़्यादा समझाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो रट्टा लगाने वाली हैं। फिर भी मैं इसको देखूंगा, इस चैप्टर मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। जो चीज़ें अगर मुझे लगेंगी तो फिर मैं वो आपको इस पे भी चीज़ें कुछ समझा दूंगा। अगर कोई कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का इसके अंदर कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसको आपने थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। चलिए मैं इसको फिर देख लूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। जी, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने चाइनीज गवर्नमेंट का बताया कि वो कॉरपोरेशन पे जो है वो कंट्रोल रखती है, तो उसके कंट्रोल रखने से ऐसा क्या होता है कि जो आज़ाद उसको नहीं छोड़ती है? इसके पीछे एक जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो ये है कि आपकी जो स्टेट है अगर वो कॉरपोरेशंस को चेक रखेगी तो वो एक तो कंपटीशन फेयर कंपटीशन रहेगा। दूसरा ये है कि अगर उनको कैपिटल की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उनको कैपिटल फ्राहम करेगी। उससे होगा क्या कि आपने गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडीज दी हुई हैं कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट ने उनको इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा दे देती है गवर्नमेंट, फिर उनके ऊपर वो टैरिफ्स नहीं लगाती, उनको सपोर्ट करती है, पॉलिटिकली सपोर्ट करती है। यानी एक कॉरपोरेशन है वो चाइनीज गवर्नमेंट के जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उनके साथ उनकी बहुत क्लोज एफिलिएशन है कॉरपोरेशंस की। तो जब भी पाकिस्तान और चाइना फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान चाइना देख लें, या आप अफ्रीका और चाइना को देख लें, तो अफ्रीका के अंदर चाइना जब भी इन्वेस्ट करेगा तो वो उन्हीं कॉरपोरेशंस के जरिए से इन्वेस्ट करेगा। उसका फायदा क्या होगा चाइना को, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ेगा, ठीक है? और जो कॉरपोरेशंस हैं उनको क्या फायदा होगा, उस पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए से, उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए से वो वहां पे अपनी मार्केट्स को एस्टैब्लिश कर सकेंगे। ये वहां पे जब भी चाइनीज इन्वेस्ट करेंगे तो वो कॉरपोरेशंस वही होंगी जिसके अंदर कैपिटल तो प्राइवेट होगा लेकिन उसके ऊपर जो सपोर्ट होगी वो गवर्नमेंट की होगी। तो वहां पे वो मुआहिदा जो भी चाइनीज गवर्नमेंट करेगी वो उनको कहेगी कि ठीक है, हम आपको ये एड जो दे रहे हैं ना, इसके अंदर जो आपने मिसाल के तौर पे एक डैम बनवाना है तो ये डैम आप हमारी कंपनी से बनवाएंगे, हम आपको $5 बिलियन देते हैं। इस $5 बिलियन को आप ले तो लें, लेकिन ये आप सिर्फ ठेका जो देंगे ना वो चाइनीज कंपनी को ही देंगे। तो एक आप उनसे इंटरेस्ट भी लेंगे, दूसरा आपकी एक जो कॉरपोरेशन है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगी और जो कैपिटल है वो वापस आपके मुल्क में ही आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे मुआहदे हैं जिसमें ये कंडीशंस हैं। सो उसे दुगना फ़ायदा होगा। एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपका बढ़ेगा, दूसरा ये है कि कॉरपोरेशन को भी उससे फ़ायदा होगा, बिज़नेस बढ़ेगा उससे। और सर, आपने कैपिटलिज्म का बताया कि कैपिटलिज्म जो ग्लोबलाइजेशन से चलती है, एक्सपेंशन उस पे थ्योरी जो है वो लगती है, तो इससे मार्केट जो है वो कैसे शॉर्ट हो जाएगी अगर ये कैपिटलिस्ट थ्योरी आ जाए तो? मार्केट इस तरह से दो चीज़ों में शॉर्ट होती है। ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलता है। मिसाल के तौर पे आपने अपने मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री को चलें छोड़ें, हम पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं। आपके मुल्क में अगर किन्नू की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइस कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी?
मैं आपसे पूछ कम रहा हूँ। होगी। एग्ज़ैक्टली, उसकी प्राइस कम होगी। वही। जी, अब आपको किन्नू बेचना है अफ़गानिस्तान, आप कहते हैं जी अगर हम वहाँ पे बेचें तो वहाँ पे जो है ना किन्नू ज़्यादा महँगा बिकेगा, यहाँ पे तो सस्ता बिक रहा है, यहाँ पे रुल रहा है, तो बेहतर ये है कि इसमें से ना आधा हम अफ़गानिस्तान जाके बेच देते हैं, ताकि यहाँ पे भी प्राइस अच्छी होने लग जाए, ठीक है? और जो बाकी आपका बच जाएगा वो आप अफ़गानिस्तान जाके बेच देते हैं। अब अफ़गानिस्तान कहता है कि जी हमने आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचने देनी, तो फिर आप बाय फ़ोर्स वहाँ पे जाके उनको कहेंगे कि ये आप हमें बेचने नहीं देंगे तो आपके ये आपको फिर नुकसानात होंगे, हम आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो फिर उनको आप मजबूर करेंगे। इम्पीरियलिज़्म क्या करेगा? उनको मजबूर करेगा थ्रू इकोनॉमिक मीन्स या जो भी आपके इन्फ्लुएंस हैं, आप उनको मजबूर करेंगे कि हमारा किन्नू आपके पास यहाँ पे हमने बेचना ही बेचना है। आपकी मर्ज़ी है या नहीं है, हमने यहाँ पे बेचना ही बेचना है। अगर पुराने हिसाब से आप देखते हैं उसको तो कोलोनियलिज़्म क्या कहता था कि जी आप छोड़ें उनको इन्फ्लुएंस को छोड़ें, आप जाके उधर ही अपनी हुकूमत बना लें और वहाँ पे जो लोग हैं उनको आप चीज़ें अपनी बेचनी शुरू कर दें। तो ये एक तो ये डिमांड और सप्लाई की चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ आती है रिसोर्सेज़। जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो आपको रिसोर्सेज़ चाहिए। एक मुल्क के अंदर ब्रिटेन के अंदर मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जूतों की प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे चमड़ा जो है वो आपको चाहिए, फैक्ट्रीज़ लग गई हैं, 500 फैक्ट्रीज़ लग गई हैं, लेकिन चमड़ा जो है पीछे से उसकी सप्लाई कम है, तो चमड़ा बहुत महँगा मिल रहा है जिसकी वज़ह से वो बहुत महँगी चीज़ तैयार हो रही है। तो ब्रिटेन क्या करेगा जी इंडिया के ऊपर हमारी अपनी हुकूमत है, इंडिया से चमड़ा जो है वो सस्ते दामों खरीदो और उसको लेके आओ यहाँ पे ताकि जो है ना वो आपकी कीमत कम हो सके। आपने वो चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी तो फिर बेचनी है ना। तो आपके जूते पहले बहुत महँगे तैयार हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से सस्ता रिसोर्स मिल रहा है, तो ये इसको लेके आओ, इससे बनाओ और थोड़ी सस्ती चीज़ करके आप दुनिया में आप थोड़ी ताकि कम्पीट बेहतर तरीके से कर सको। तो ये सप्लाई और डिमांड के अंदर जब आप आते हैं, तो फिर कैपिटलिज़्म के लिए आपको एक्सपेंशनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है। ये क्रिटिक है मार्क्सिज़्म की कैपिटलिज़्म के ऊपर। सर मार्केट कैसे शॉर्ट होगी फिर सर? मार्केट शॉर्ट कैसे होगी? जी सर। किस तरीके से मार्केट ये यानी तो प्राइस कैसे मार्केट बढ़ेगी? नहीं सर, आप तो बता रहे हैं कि मार्केट जो है अगर आपके पास प्राइस ज़्यादा है तो फिर आप इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे आपने एक बात और कही थी कि मार्केट इससे शॉर्ट होगी, तो वो मार्केट शॉर्ट कैसे शॉर्ट होगी ये नहीं समझ आ रही। बायर्स देखिए ना आपने चीज़ें बनाई हैं 500 और आपके बायर्स हैं 100 तो मार्केट आपके पास शॉर्ट है ना, आपके पास कम लोग हैं खरीदने वाले। तो बाकी जो 400 हैं वो या तो आप उनको सस्ती करके बेचेंगे तब वो ओके। 2-2 लेना शुरू कर देंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि वो जो 400 बच गई हैं वो आप किसी और मुल्क को जाके बेचना शुरू कर दो। तो मार्केट के शॉर्ट होने का ये मतलब है कि आपको मार्केट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। राशिद इनकी जो रिकॉर्डिंग मिल सकती है वो अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो फिर तो आप उस ग्रुप में होंगे। ये मैंने जो लेक्चर्स हैं लाइव वो मैंने फ्री रखे हुए हैं और जो रिकॉर्डिंग या नोट्स हैं वो फिर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और लियाकत जी इंग्लिश में आप पेड हैं, आईआर में आप पेड नहीं है ना। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा फिर वो जो भी आप उसमें आप जितना अफ़ोर्ड करते हैं मैं उतना ही कर लेता हूँ, आप ज़्यादा उसकी टेंशन ना लें। लेकिन ये है कि फ्री बिल्कुल फ्री तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं ये सही प्रिंसिपल नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री करें। लेकिन आप मुझे बताएँगे तो फिर मैं आपको जितनी भी आपके हिसाब से कंसेशन होगी वो मैं आपको कर दूँगा। लियाकत जी इवैल्यूएशंस करता हूँ जी मैं। फ़िलहाल प्रेसी और एसए के कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो वैल्यूएशन करवा रहे हैं मेरे से और 1-2 सब्जेक्ट्स और भी हैं। इंग्लिश में प्रेस ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी एक सेशन मैंने शुरू किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फिर मुझे अभी 15 को कंक्लूड करना पड़ रहा है तो इंग्लिश डिटेल में फिर मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। प्रेसी का एक शॉर्ट सेशन है 1 वीक का जिसके अंदर प्रेसी मैं आपको पढ़ाऊँगा और रोज़ आपकी असाइनमेंट है उसके अंदर आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो आई थिंक 1 वीक के अंदर आप प्रेसी लिखना सीख जाएँगे। एसे की इवैल्यूएशन भी आप करवा सकते हैं। जी, इवैल्यूएशन के लिए भेज दें। उसके भी आपको फिर ज़ाहिर है चार्जेस पे करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको फ्री नहीं मिल सकती ना। जी, इंडिविजुअली है। टॉपिक की समझ सबको आ गई है अगर उससे रिलेटेड आप जिस चीज़ के कोई क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें फिर उस पे मैं आपको फिर बता दूँगा। जो इस टॉपिक के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड है।
लियाकत आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे।